देखो सुनो जानो क्यों छोड़ा था? क्या फैसल बराइच के साथ आपका कोई मसला हुआ था या फिर कोई ख़ास वजह? तो फैसल वड़ाइच साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे जाने दिया। नेशनल लेवल पर आप दिखा सकते हैं कि देखिए नो पाकिस्तान डाउट। में देखो सुनो जानो जैसा हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का चैनल मौजूद है। फैसल वड़ाइच साहब हों, दीगर लोग हों, किसी के लिए भी कुछ नहीं बच रहा था। तो इसलिए फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा। सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको एक मखसूस जमात के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अपना कैरियर दाँव पर लगा दिया है, जिसमें आपका नाम भी आता है। 27 यूट्यूब चैनल है ना, इसके अलावा दर्जनों सहाफ़ी हैं। तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ होते थे। बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे उनमें जो उस दौर में भी ज़ेर-ए-ताब थे, जो इस दौर में भी ज़ेर-ए-ताब हैं। जो कहा जा रहा है वो करें, मर्ज़ी के मुताबिक नहीं काम करें, ये वजह हुई है। मेरी शख्सियत शायद इस तरह की है कि मैं मोहतात रहता हूँ। यही फ़न है कि आप अपनी बात कह दें, लेकिन कोई आप पर एतराज़ भी ना करे कि आपने कानून तोड़ा है। पाकिस्तान की सहाफ़त में आप क्या समझते हैं? सच ज़्यादा है या झूठ ज़्यादा है? ये आप कह लें कि पूरा सच नहीं बोलने दिया जाता इस वजह से। हुँ, और मेरी सोच में झूठ ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। जो मुसलसल झूठ बोलते रहते हैं, खुद ब खुद वो पीछे हट जाएँगे। बिल्कुल उनको ऐसे कोट ही नहीं है। करेंगे लोग कि जिसने और ये छोड़ दो उसकी बात। सर, आपने देखो सुनो जानो क्यों छोड़ा था? मतलब आपका हुँ, अच्छा मैंने वीडियोज़ देखी हैं। हुँ। आपकी एक वीडियो थी सुल्तान सलाहुद्दीन उसकी हिस्ट्री सलाम पर, नबी रहमतुल्लाह। उनकी हिस्ट्री पर थी सर। क्या आदमी तो थे। वो 10 मिलियंस पे गई है, हुँ। देखो सुनो जानो पे। तो आपने देखो सुनो जानो क्यों छोड़ा था? क्या फैसल बराइच के साथ आपका कोई मसला हुआ था या फिर कोई ख़ास वजह? तो फैसल वड़ाइच साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे जाने दिया। हुँ, कुछ हालात ऐसे हो गए थे। आज भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हमारे उस्ताद हैं फैसल वड़ाइच साहब और मेरे प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी रहे। हम एक्सप्रेस में साथ थे। हुँ, 2007 से अब तक ताल्लुक है, बहुत अच्छा ताल्लुक है, बड़े अच्छे इंसान हैं। और उनमें देखो सुनो जानो में दीगर लोग भी शामिल थे, 4-5 हम लोग थे। और उनकी मेहरबानी क्योंकि उस वक़्त क्राइसिस चल रहा था मीडिया में, जिस इदारे में काम कर रहा था और वो काम कर रहे थे, डाउनसाइज़िंग शुरू हो गई, उन्होंने फिर ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया, सर्विस मिली नहीं थी। तो मैंने जब जाकर उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा हमने ये नया-नया प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, आप यहीं पर आ जाएँ। हुँ। तो जैसे-जैसे इसमें बेहतरी आएगी, इतनी अर्निंग होगी, तो हम शेयर किया करेंगे, आप पार्टनर बन जाएँ। तो उनकी मेहरबानी उन्होंने वरना कौन शामिल करता है किसी को भाई ऐसे ही। तो उन्होंने शामिल भी कर लिया, फिर मैं उसमें इस तरह से आने भी लग गया। तो करते-करते कुछ अरसा लगा और क्राइसिस इतने ज़्यादा फाइनेंशियल हो गए कि मुझे वो छोड़ना पड़ा। छोड़ना इसलिए पड़ा कि अपने करंट अफेयर्स में आकर ताकि अर्निंग का कोई सिलसिला बन सके। वहाँ पर एडिटर्स थे। आपने देखा ये कितना खूबसूरत वो हुँ, काम करते हैं, ऐसा काम पाकिस्तान में नहीं कोई कर रहा और इंटरनेशनल लेवल पर आप दिखा सकते हैं कि देखिए नो पाकिस्तान डाउट। में देखो सुनो जानो जैसा हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का चैनल मौजूद है। तो उनकी सैलरीज़ देना उसके बाद बचता ही कुछ नहीं था। फैसल वड़ाइच साहब हों, दीगर लोग हों, किसी के लिए भी कुछ नहीं बच रहा था। तो इसलिए फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा। और उसमें ये था कि तब तक फैसल वड़ाइच साहब माशाल्लाह इतनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन करने लग गए थे क्योंकि रिसर्च भी उनकी अपनी होती थी। हुँ, साथ और टीम भी थी लेकिन असल वो साथ खुद शामिल होते थे। तो उनको किसी एंकर की ज़रूरत ही नहीं रही थी फिर, ये भी वजह थी। तो लिहाज़ा मेरा अपना अलग प्लेटफ़ॉर्म बन गया था, फिर टाइम भी नहीं था। ये ज़रूर होता है अब भी कभी कहीं उनको ज़रूरत पड़ जाए, कभी खुदा न ख़ास्ता कुछ होता है, मुल्क से गए हुए हैं या किसी वजह से और उनको कोई ज़रूरी वीडियो है, तो मैं जाता हूँ, वो मैं वीडियो उसमें करके और आ जाता हूँ। हाँ, तो आज भी ये उनके तो साथ एक है। हुस्न है ना ताल्लुक हाँ का, जी, हाँ जी, दोस्ती ताल्लुक का। वही है, उसी तरह है बल्कि शायद उससे मज़बूत हो गया। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा हुआ था और उनकी मेहरबानी है, वरना तो एग्रीमेंट ये था कि कोई छोड़ के नहीं जाएगा या हुँ, कुछ, तो उन्होंने मुझ पे ही मेहरबानी की। मेरे कहने पर उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अपना एक प्लेटफ़ॉर्म अलग बना लें, ओके। इस वजह सर, से। पाकिस्तान में उसामा साहब, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको एक मखसूस जमात के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने अपना कैरियर दाँव पर लगा दिया है, जिसमें आपका नाम भी आता है। और अभी रिसेंटली 27 सहाफ़ी हैं जिनके यूट्यूब चैनल को जो है पाबंदी लगाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि आपका कैरियर जो था, वो इसी वजह से दाँव पर लगा कि आप एक मखसूस जमात को सपोर्ट करते थे? अब ये मखसूस जमात को सपोर्ट करना ज़ाहिर है कि जब किसी के साथ ये हो रहा होता है तो यही वजह होती है हुँ, कि आप उनकी बात ना करें या आपको जो कहा जा रहा है आप वो करें, या जो इक़्तिदार में है आप उसके खिलाफ इस हद तक जाएँगे, इस हद तक नहीं जाएँगे। तो अब देखिए कि 27 यूट्यूब चैनल है ना, इसके अलावा दर्जनों सहाफ़ी हैं। तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ होते थे। हुँ, आज उनके भी उसमें नाम आ गए हैं। अहमद अतील जान साहब को देख लें, इमरान खान के दौर में उनके ऊपर मुकदमे बने होंगे, हुँ, उनके दौर में भी उन पर हमले हुए, गिरफ्तारियाँ हुईं। हुँ, असद तूर का आप देख लीजिए। सत्तूर। इस तरह आपको बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे उनमें जो उस दौर में भी ज़ेर-ए-ताब थे, जो इस दौर में भी ज़ेर-ए-ताब हैं। हुँ, तो उसमें ये नहीं है कि जी किस जमात को सपोर्ट करते, इसको नहीं करते थे। जो अब हैं उनको आप सपोर्ट करें या उनके खिलाफ आप इस तरह ना करें या तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप कुछ करें। यानी जो कहा जा रहा है वो करें, मर्ज़ी के मुताबिक नहीं काम करें, ये वजह हुई है। बाकी 27 लोगों में इसलिए एक नाम नहीं आया कि वो शायद मुझसे ज़्यादा दलेर, बहादुर या ऐसी बातें कर जाते हैं जो ज़्यादा नागवार गुज़रती हैं।
تو میری شخصیت شاید اس طرح کی ہے کہ میں محتاط رہتا ہوں، ورنہ تو بس کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کے ساتھ ہو جائے. اب مثال کے طور پہ حبیب اکرم صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان سے زیادہ تو شستہ، تہذیب، خیال رکھنا کہ جملے کس طرح سے بولنے ہیں. بلکہ طارق متین صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جب اس طرح کے ہم پریشان تھے، طارق متین صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا دیکھو کہ ہمارے ایک استاد نے کہا کہ دیکھو بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، حبیب اکرم سے سیکھو، وہ بات پوری کہہ جاتا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے اس نے غلط بات کہی ہے یا اس نے یہ لائن کراس کی ہے. تو یہی فن ہے کہ آپ اپنی بات کہہ دیں لیکن کوئی آپ پر اعتراض بھی نہ کرے کہ آپ نے قانون توڑا ہے. اب حبیب اکرم صاحب جیسا اتنا تہذیبی یافتہ، اتنی اچھی گفتگو کرنے والا وہ بندہ زیر عتاب آ گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن بس اللہ کا کرم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جائیں جہاں کوئی مسائل پیدا ہوں، کیونکہ پہلے ہی کافی زیادہ فیملی کے لیے فائنینشیل پرابلمز آپ کے لیے آ جاتی ہیں اور سوشل ایشوز بڑے آ جاتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا سچ بول سکتے ہیں برداشت کیا جا سکے اس حد تک رہیں، اس حد تک اور بس جھوٹ سے بچیں. جھوٹ سے جو کہا جائے کہ نہیں یہ کہو. تو سر پاکستان کی صحافت میں آپ کیا سمجھتے ہیں، سچ زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے سچ زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے تو صحافت پاکستان میں زیر عتاب ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ پورا سچ نہیں بولنے دیا جاتا اس وجہ سے. اور میری سوچ میں جھوٹ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. آپ جھوٹ بولیں گے شاید شروع میں آپ کو زیر ملے گی لیکن لوگ سمجھ جائیں گے، وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اور پھر آپ طبیعتاً انسان نہیں چاہتا کہ مسلسل جھوٹ سنیں. کہیں وہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ یہ تو بات ایسے ہے ہی نہیں، یہ تو بات درست ہے ہی نہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کہیں کہہ ہی نہیں سکتے نہیں ایسے میں نے فلاں سے سنا، یہ تو بات جھوٹ ثابت ہو گئی. تو اس لیے صحافت میں نہیں چل سکتا. سوشل میڈیا دیگر جگہوں پر آپ جھوٹ بول دیں گے، عزت بھی نہیں رہتی. آپ دیکھ لیجئے جو مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں خود بخود وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو کوٹ نہیں کریں گے لوگ کہ جس نے، اور یہ چھوڑ دو اس کی بات. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے، اس میں بھی پرابلم یہ ہوگی. دیکھیے ایک وقت میں آیا تھا، یہ ایپس بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں کیونکہ ان کو بھی اوتھینٹیکیشن چاہیے. 2 نمبری ہوتی ہے، بارڈز کا آپ سنتے تھے، چاہے ایک بندہ کتنے ہی ایڈریسز بنا کر 20-100 بنا کر جناب لائکس پھینک دے گا یا ویوز لے لے گا، کچھ کر لے گا. آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، وہ بند کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بتانا ہوتا ہے اپنے جہاں سے وہ ارن کر رہے ہیں، چاہے وہ ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں جہاں پلیٹ فارم پر یا کہیں انفارمیشن شیئر کرنی ہے، ہم اوتھینٹک ہیں. اس لیے کہ دیکھیے ہمارا پلیٹ فارم دیکھیے، ہم سر آپ مائنس کرتے رہتے ہیں لوگوں کو.